स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। अब हम बात करते हैं दलित जीवन से संबंधित प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन की। प्रेमचंद ने इस कहानी को अपनी मृत्यु से कुछ ही पहले यानी 1936 में लिखा था। प्रेमचंद इस समय पूरी तरह यथार्थवादी हो चुके थे, कुछ परंपरावादी भी। परंपरावादी इसलिए कि इस कहानी में प्रेमचंद ने दलित के जीवन से संबंधित एक ही पहलू को दिखाया है। उसका दूसरा पहलू जो सवर्णों के कारण अंधकारमय है, जिक्र ही नहीं किया गया है। इसलिए आज दलित साहित्यकार इस कहानी को दलित विमर्श की कहानी नहीं मानते। बहुत हद तक मैं भी इन दलित साहित्यकारों के विचारों से सहमत हूँ। ऐसा क्यों है, इसे जानने से पहले कफन की कहानी के घटनाक्रम को बताना चाहेंगे। प्रेमचंद की कहानी कफन का आराम कुछ इस प्रकार होता है। झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अंदर बेटे की जवान पत्नी प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि बाप बेटे दोनों का कलेजा हिल जाता था। जाड़ों की रात थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घिसू निशंक भाव से कहता है कि बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी मैं क्या कर लूंगा। घिसू और माधव आज उसी औरत के मरने के इंतजार में हैं, जिस औरत ने उनके घर को एक व्यवस्था दी थी। पिसाई करके या पास डील कर इन दोनों बेगैरतों का दो घक भरती थी, और आज यही दोनों इस ताक में हैं कि वह कब मरे और वे आराम से सोएं। आकाशवृत्ति पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज्यादा है। उनमें से कोई भी इस डर से बुधिया को देखने नहीं जाना चाहता है कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारा आलू खा जाएगा। अंततः हार कर बुधिया मर जाती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। हल्के कफन पर दोनों एक मत हो जाते हैं, पर ऐसा विचार आते ही लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। हल्के कफन को लिए बिना ही दोनों कफन के चंदे को शराब, पूड़ियों, चटनी, आचार और कलजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन के तृप्ति से ही दोनों बुधिया को सदगति का कल्पना करते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था फिर से करेंगे, भले इस बार रुपया उनके हाथ में ना आए। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घिसू उसे चुप कराता है। संसार के परंपरागत ज्ञान के सहारे उसे समझाता है कि मरकर वह मुक्त हो गई है और इस जंजाल से छूट गई है। फिर नशे में नाचते गादते उछलते कूदते अंत में बेखबर होकर वहीं मधुशाला के सामने गिर पड़ते हैं। इस तरह कफन कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में दलित विमर्श है कि नहीं, इस बात को लेकर साहित्यिक जगत में खूब चर्चा हुई है। दलित साहित्यकार कफन को दलित विमर्श की कहानी नहीं मानते हैं, पर सवर्ण साहित्यकार या यूं कहे कि जिसने दलितों की पीड़ा को अनुभव नहीं किया है उसे दलित विमर्श की कहानी मानते हैं।